तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविन कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है? देखिए, कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर जो एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को स्वीकार करने का फैसला लिया है। आपको बता दूं कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पर सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा किया गया था। उस सलाह मशविरा के बाद जो है कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। इस रिपोर्ट की खासियत क्या है, पहले आपको आगे बताऊं, लेकिन दो बातें साफ कर दूं कि सरकार की कोशिश है कि अगले संसद के सत्र में इस रिपोर्ट को पेश किया जाए, संसद में लाया जाए और इसी कार्यकाल में ये वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाए। यानी 2029 में जो चुनाव होंगे वहां पे वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की जाए, वो कोशिश सरकार की होगी। अब बताओ, इस रिपोर्ट में सबसे खास बात ये कही गई थी कि एक साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव कराए जाए और दूसरे चरण में जैसे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हो जाए तो दूसरे चरण में 100 दिन के अंदर अंदर सभी राज्यों में सभी क्षेत्रों में जो नगर पालिका और पंचायत चुनाव है वो कराया जाए। यानी 2 स्तरीय चुनाव व्यवस्था की सिफारिश की कमेटी ने सभी स्तर पर एक तरह के ही एक ही फोटो पहचान पत्र हो, यानी इलेक्टोरल रोल एक होना चाहिए, ये इसने सिफारिश की कोविन पैनल ने। और इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण बातें इसमें की गई है, जैसे कि अगर किसी राज्यों में विधानसभा चुनाव भंग होता है तो कितने दिन के भीतर वहां पर चुनाव कराने होंगे, एक देश एक चुनाव में कितना समय बचा रहा है तो उसमें शामिल किया जाएगा। इस तरह के तमाम सिफारिशें की गई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को अब वेबसाइट पर डाल दिया गया है, आम लोगों से सलाह मशविरा किया जाएगा और सलाह मशविरा के बाद इसे फिर अंतिम बिल के तौर पर, विधेयक के तौर पर संसद में पेश किया जाएगा और फिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इसे लागू करने का लक्ष्य है, ऐसा यहां पे बताया गया है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, फिर से आपसे जुड़ेंगे। जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि अब जो पूरा प्रस्ताव है इस पर लोगों की राय मांगी जाएगी, यही बयान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी दिया गया है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर पूरे देश में चर्चा की जाएगी। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। चलिए अब एक बार फिर से जुड़ते हैं लक्ष्मण जी से और जानते हैं कि कैबिनेट की बैठक में और दूसरे बड़े फैसले कौन से लिए गए हैं। लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा दूसरे कौन से बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक में कुल 7 बड़े फैसले लिए गए। उसमें सबसे बड़ा वन नेशन वन इलेक्शन था, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। उसके अलावा 2 बड़े फैसले किसानों से जुड़े हुए लिए गए। एक जो फैसला है वो ये है कि एनपीके फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी की दरें तय की गई हैं, ये रबी फसलों के लिए। इस पर सरकार रबी फसलों में जो एनपीके फर्टिलाइजर होता है, जो कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है, उस पर सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 24,475 करोड़ रुपए देगी। यानी पीएनके फर्टिलाइजर बनाने में कंपनियों को जो खर्च आता है, किसानों को ज्यादा कीमत ना चुकाना पड़े, इस वजह से खर्च की भरपाई सरकार सब्सिडी के तौर पर करेगी। तो पीएनके फर्टिलाइजर को 24,475 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया है। ये जो है ये आपको अगले चालू कारोबार
पैदावारी साल तक के लिए होगा 2024-25 रबी सीजन के लिए। दूसरा, पीएम आशा को मंजूरी दी गई है। इस पीएम आशा के तहत 35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें किसानों को मदद दी जाएगी। अगर उनकी फसल की कीमत कम मिलती है तो वहां पे उनको सपोर्ट किया जाएगा, बाकी सुविधाएं यहां पे दी जाएंगी। दूसरा एक जो बड़ा फैसला लिया गया है वो है चंद्रयान को लेकर के। मिशन चंद्रयान के यहां पे अगले चरण को चंद्रयान 4 मिशन का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसमें नई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सब के अलावा गगनयान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें गगनयान में नई तकनीक दी जाएगी, उसको और ज्यादा विकसित बनाया जाएगा। तो ये स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए फैसले महत्वपूर्ण लिए गए हैं। इन सब के अलावा एक जो फैसला लिया गया है, जनजातीय लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएं, उस पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे इमर्सिव क्रिएटर्स सेंटर बनाए जाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर सेंटर। तो इस पर सरकार खर्च करेगी, एक फोकस यहां पर रहेगा। तो और बायो इकोनॉमी के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें यूथ और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। शुक्रिया लक्ष्मण जी, कैबिनेट के बड़े फैसलों पर पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं चुनावी दंगल की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। कश्मीर संभाग की 16 और जम्मू संभाग की 8 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जहां कुल 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 23,27,000 से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें से 11,76,000 पुरुष वोटर्स हैं, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 11,51,000 है। जम्मू कश्मीर में मतदान बम्पर वोटिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। दोपहर 3 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुलगाम, पुलवामा, बनिहाल, डोरू, पहलगाम, किश्तवाड़, जहां पर बड़ी संख्या में वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव पर अब ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे 2 संवाददाताओं से। पहले संवाददाता हैं सारोश काफिल और दूसरे हैं समीर भट्ट। सबसे पहले हम रुक करेंगे सारोश काफिल का। तो सारोश, आप बताएं कि किस तरह से जहां पर आप मौजूद हैं बिजबेहरा में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल दिवाली, आपको बता दूं कि आज सुबह से ही यहाँ पे लोगों की कतारें दिखी हमें। कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से जो हमारा बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है उससे हम वंचित हैं और हम आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वोट डालना चाहते हैं और अपना जो एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो चुनना चाहते हैं। जिस तरह से आप जानते ही हैं कि पिछले 10 साल में यहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे। आखिरी असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे 2014 में हुए थे। उसके बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ था यहाँ पे। उसके बाद 2019 से लेके अभी तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ का राज और यहाँ का कार्यकाल संभाल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है वो पॉलिटिकली डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे। वो उन्हें लग रहा था कि उनके लिए एक लोकल रिप्रेजेंटेशन का आना या चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो आप इमीडिएटली और एवरी नाउ एंड देन जो है आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जा सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना और इस तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट देखना काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा। हालांकि इसकी अगर हम बेस की बात कर ले, आपको जैसे याद है कि अभी कुछ महीने पहले जब यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे तब भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट हुआ था और इस बार भी कहीं ना कहीं उस पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद एक बेस बनी हुई थी असेंबली इलेक्शंस के लिए और एक्सपेक्टेशंस यही थी कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट होगा। जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं बिजबेहारा में, ये पीडीपी का बेस स्टैंड माना जाता है। फॉर्मर 2 सीएम्स जो हैं वो यहाँ से चुन के आए थे। एक है मुफ्ती सईद और उसके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती। आज उनकी 3rd जनरेशन
चेयरमैन जो है इल्तिजा मुफ्ती वो यहाँ से लड़ रही है, और जो उनके ऑपोजिशन में है वो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर बशीर अहमद वीरी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो भी। और सरप्राइजिंगली आपको यहाँ पे एक बात बताऊं दीपाली, हमने देखा है कि जितने भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हर एक सीट पे ऑलमोस्ट 10 से 12 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन सिर्फ बिजबिहाड़ा में 3 कैंडिडेट्स उठे। एक पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर वीरी है, और बीजेपी के जो है वो भी एक कैंडिडेट यहाँ से उठे हुए हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें जो रुझान है, जो बिल्कुल सरोज, आपके पास हम आएंगे। इस बीच हम बनिहाल चलते हैं और वहां पर किस तरह से वोटिंग चल रही है इसका पूरा ग्राउंड चेक लेते हैं। समीर हमारे साथ है, तो समीर बताएं बनिहाल में इस वक्त वोटिंग का क्या हाल है? देखिए, अगर हम बानिहाल की बात करें या चिनाब वैली में जो 8 सीट्स हैं, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, भद्रवाह हो, रामबंद हो या बानिहाल हो, टोटल 8 सीटें हैं और 8 सीटों में ज़बरदस्त वोटिंग सुबह से देखने को मिली। सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई तो पहले स्लो चल रहा था, लेकिन जब 9 बजे के बाद वोटिंग ने ज़बरदस्त पिकअप शुरू कर दिया। और अगर इस वक्त के आंकड़े देखिए तो जो सबसे ज़बरदस्त आंकड़े आए हैं वो किश्तवाड़ से आए हैं। 56 पॉइंट समथिंग वोट वहाँ पे ऑलरेडी कास्ट हुए थे 3 बजे तक, और अभी 4 बजे हैं और 5 बजे जब दूसरा आंकड़ा आएगा तो लगता है कि वहाँ पे 70 से 80% के बीच जो फाइनल टच होगा। इसी तरह डोडा में 50% है, बानिहाल में, रामबंद में, चिनाब वैली में जो जम्मू डिवीजन की जो 8 सीटें हैं वहाँ ज़बरदस्त वोटिंग देखने को मिली है। और सुबह से मैंने जिस तरह से कहा, लोग अच्छी खासी संख्या में बाहर निकले, वोट डाला। और क्योंकि 10 साल के बाद वोट डाल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लोगों के अपने अपने इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहते हैं, उनको एक होप है, एक फीलिंग आ रही है कि इसी मतदान के जरिए, क्योंकि अब विधानसभा पोल्स हो रहे हैं, उनका एमएलए बनेगा, उनका चीफ मिनिस्टर अपना होगा, एक पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, तो उनकी जो पहुंच है, उनकी जो अप्रोच है वो बढ़ेगी। उनके जो छोटे छोटे मसले होते हैं, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट का मसला है या महंगाई का, ये तो एक बड़े इश्यूज होते हैं, लेकिन घर में जब मोहल्ले में, एक टाउन में, एक मोहल्ले में, आपसे हम आगे भी जुड़ेंगे। और जिस तरह से हमारे दोनों रिपोर्टर्स बता रहे थे कि अब तक जो वोटिंग का ट्रेंड दिखाई दे रहा है काफी इंकरेजिंग है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। क्या है वादे, बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कौन से बड़े चुनावी वादे किए गए हैं? हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ठीक उससे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हरियाणा की जनता से 7 बड़े वायदे कांग्रेस ने किए हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस ने कहा कि जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये की दर पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। 6000 रुपये का बुढ़ापा पेंशन और 6000 रुपये दिव्यांग पेंशन होगी। ओपीएस को बहाल करने का भी वायदा किया है। जातिगत सर्वे कराने का वायदा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर किया है। इसके साथ साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी और फसलों का मुआवजा तत्काल देने का वायदा कांग्रेस ने किया है। इसके साथ साथ क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ा करके 10 लाख का वायदा बढ़ाकर 10 लाख करने का वायदा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और इसके साथ साथ 2 लाख पक्की भर्ती निकालने का भी वायदा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो अब इंतजार रहेगा बीजेपी के घोषणा पत्र का। बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है और हरियाणा में जो वोटिंग है वो 5 अक्टूबर को होगी। शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए आतंकवादी वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस बिट्टू के बयान पर आग बबूला है और आज कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली से लेकर हैदराबाद और जयपुर तक विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगह रवनीत बिट्टू के पुतले भी फूके। उन्होंने दिल्ली बीजेपी ऑफिस के सामने भी प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अपमानजनक टिप्पणी के लिए रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला किया है। पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर
वेट करता रहा भी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खास तौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। इस बात को जो पन्नू ने राहुल गांधी जी का नाम लेके उसे सपोर्ट दी है, उस बात को क्लैरिटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है। जो पन्नू ने ये कहा है राहुल गांधी जी का नाम लेके, उसके हम साथ नहीं हैं। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू के साथ खड़े हैं। ये स्पष्ट हो गया जब आपने नहीं बोला। तो रवनीत सिंह बिट्टू के बाद राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने गांधी परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिलावर ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार आतंकियों का समर्थक है। दिलावर ने यह भी कहा कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। गांधी परिवार आतंकवादियों को सम्मान देता है। इतिहास को कोई झुटला नहीं, इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता है। कांग्रेस तो हमेशा आतंकवादियों के पक्षधर रही है। आपने देखा होगा जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे, जब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी खुद ने कहा है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बाजार की। फेड आउटकम से पहले बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 131 पॉइंट चढ़कर 82,948 पर, तो निफ्टी 41 पॉइंट गिरकर 25,378 पर बंद हुआ। तो मार्केट का अपडेट लेते हैं अब कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज किन सेक्टर्स में तेजी रही और कहां मंदी दिखी? जी, जैसे कि आपने बोला कि फेड का आउटकम से पहले बाजार में डेफिनेटली एक हमें दबाव देखने को मिला था, लेकिन एक बैंकिंग सेक्टर में आज हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा जितने भी सेक्टर थे, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, फार्मा हो, सारे ही सेक्टर में एक बिकवाली का सिलसिला हमें देखने को मिला। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक इस टाइम पे बात करें तो निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उसमें श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और नेस्ले आज के टॉप गेनर रहे। एट द सेम टाइम अगर आज के टॉप लूजर की बात करी जाए निफ्टी में, तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, यानी कि सारे के सारे आईटी के शेयर्स हैं इस टाइम पे निफ्टी 50 के टॉप लूजर में। मिड कैप में जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं वो टोरेंट फार्मा, फैक्ट, बंधन बैंक और एबीएफआरएल आज हमें बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर लूजर की बात करी जाए तो ऑरेकल फाइनेंशियल, एम्फेसिस, ऑयल इंडिया और बायोकॉन में आज हमें एक दबाव देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। आज से बच्चों का भी पेंशन अकाउंट खुल पाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की। बजट में स्कीम का ऐलान किया गया था। एनपीएस वात्सल्य को बच्चे के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं और बालिग होने पर बच्चों का अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अटैक के टॉपिक के बारे में कि कैसे मिलेट का तड़का लगाकर बाजार में धड़ल्ले से हेल्दी फूड्स बिक रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में हेल्दी हैं और कैसे पहचानेंगे आप? तो कंज्यूमर अड्डा में आज इसी पर हम कर रहे हैं स्पेशल शो शाम 5:57 पर। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।